अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मेटलर्जी ऑफ कॉपर। मेटलर्जी ऑफ कॉपर्स में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मेटलर्जी किसे कहते हैं। तो मेटलर्जी की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज़ नॉन एज मेटलर्जी। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं मेटलर्जी ऑफ कॉपर फ्रॉम सल्फाइड ओर। हम और भी कॉपर के ओर से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सल्फाइड ओर देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम ओर्स ऑफ कॉपर देख लेते हैं, जो 4 मेन आपको पता होने चाहिए। उनमें आ जाते हैं कॉपर पायराइट, जो कि है CuFeS2। उसके बाद हमारे पास है चैल्कोसाइट Cu2S। उसके बाद है हमारे पास मेलाचाइट, जो कि है CO3 COOH2। और चौथा हमारे पास आ जाता है एज़राइट 2CO CO3 COOH2। तो ये 4 ओर्स हमने लिख लिए हैं यहाँ पे। मेटलर्जी ऑफ कॉपर में हमारे पास 4 स्टेप्स आ जाते हैं, जिनमें सबसे पहला स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। तो जैसे कि हमने ओर्स ऑफ कॉपर में यहाँ पे कॉपर पायराइट CuFeS2 लिया है। CuFeS2 जब ग्राउंड में होता है तो ये 6% कॉन्सेंट्रेटेड होता है, लेकिन फिर भी हम इसको प्योर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके इर्द गिर्द अक्सर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ ग्राउंड में होती है तो डस्ट पार्टिकल्स उसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो इन्हीं डस्ट पार्टिकल जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, इनको निकालने के लिए स्टेप 1 बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम यूज़ करते हैं फ्लोटेशन प्रोसेस। कंटेनर लेते हैं, उसमें 50% कोई भी ऑयल, पाइन ऑयल या कोकोनट ऑयल, और 50% वाटर मिला देते हैं, और उसके बाद एगीटेटर लगा देते हैं जो उसको फ्लोटिंग करने में मदद करता है। उसके बाद हम कॉन्सेंट्रेटेड और CuFeS2 डाल देंगे उसमें, जिससे ये होगा कि वो लेस डेंसर होगा, वो सरफेस पे आ जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज़ जितनी भी होंगी हमारे पास वो नीचे सरफेस पे ही रहेंगी और वो फ्लोट करके ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने कॉन्सेंट्रेटेड और 6% प्योर निकाल दिया। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि स्टेप 1 में बेसिकली ये हुआ है कि जो गैंज पार्टिकल्स हमने वो लिखे हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगी, और ड्यू टू लेस डेंसिटी प्योर CuFeS2 जो होगा वो सरफेस पे आ जाएगा, से हम इजीली अपना प्योर कॉन्सेंट्रेटेड और निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकेंड स्टेप आ जाता है रोस्टिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड और। रोस्टिंग ऑफ कंसनट्रेटेड और हम यूज़ करेंगे उसमें रिवर्बरेटरी फर्नेस, जिसमें हम हीट अप करेंगे CuFeS2 को, ताकि वो कंबंशंस का प्रोसेस करे और थर्मल डिकम्पोज हो जाए। तो यहाँ पे आपने रिवर्बरेटरी फर्नेस लेना है, उसमें CuFeS2 को डालना है। उसके बाद जो है वो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह की बनेगी, क्योंकि हमने इसको हाई टेम्परेचर देना है। जब हम किसी चीज़ को भी हाई टेम्परेचर देते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाती है, टुकड़ों में हो जाती है। तो यहाँ पे CuFeS2 भी ऐसे ही होगा। तो आप ये इक्वेशन लिखेंगे CuFeS2 + 4O2, यानी कि जब हम बैलेंस करेंगे तो वो 4O2 हो जाएगा। उसके बाद Cu2S + FeO, और इसके बाद 3SO2। तो यहाँ पे हमारे पास करपस सल्फाइड, फेरस ऑक्साइड और सल्फ़र ऑक्साइड बन गया यहाँ पे। तो सल्फ़र ऑक्साइड जो है वो हम एक्सर्ट आउट हो जाएगा, और फिर हमारे पास आ जाएगा FeO, जो कि है रोस्टेड और। हम उसको लेके आगे के स्टेप्स करेंगे। तो स्टेप 3 है हमारे पास स्मेल्टिंग ऑफ रोस्टेड और। यहाँ पे स्मेल्टिंग यानी कि सिलिका में हम ऐड करेंगे रोस्टेड और ये प्रोसेस होगा बाय ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में हम सबसे नीचे रखेंगे रेड हॉट कोक, जो कि उसको गर्म रखेगा, क्योंकि ये बहुत हीट अप होता है। और उसमें हम ऐड करेंगे हमारे पास जो FeO है, और सिलिका को ऐड करके जो बनेगा वो बनेगा SiO3। उसको हम स्लैग भी कहते हैं। फिर जब उसको हम डालेंगे ब्लास्ट फर्नेस में, तो टायर्स भी बने होंगे हॉट एयर जहाँ पे आ रही होगी, जो कोयले को ठंडा करी होगी। रेड हॉट कोक होगा, क्योंकि जैसे कि आपने देखा है कि कोयले को ठंडा करने के लिए भी हवा की ज़रूरत होती है, ताकि वो उसकी हीट जो है वो बरकरार रहे। तो यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस के टायर्स भी बने होंगे जहाँ पे हॉट एयर आ रही होगी। जब हम FeO और SiO2 को ऐड करते हैं तो हमारे पास बन जाता है FeSiO3। तो जब हम उसको ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं तो वो लेस डेंसर होता है, इसलिए वो सरफेस पे आ जाता है, तो हम उसको स्लैग भी कह देते हैं। और दूसरी जगह हमारे पास क्या होगा कि CO2S हमारे पास एज अ मैट हमारे पास वापस आ जाएगा, और FeSiO3 हमारे पास एक्सर्ट आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इक्वेशन में लिखेंगे
वही इक्वेशन जो हमने ऐड किया था FeO को और SiO2 को। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि फेरस सिलिकेट बन जाएगा। और यही इक्वेशन स्टेप 3 में आपकी इम्पॉर्टेंट है कि आपने ये इक्वेशन ज़रूर लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे ये इतना हीट अप हो जाता है तो ये एक्सल्ट आउट हो जाता है और जो हमारे पास मैट रह जाता है वो CO2S होता है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 हमारे पास है बेज़मराइजेशन ऑफ स्मेल्टेड ओर, यानी कि अब जो हमने स्मेल्टेड ओर बनाया था पिछले स्टेप में, तो अब हम उसको बेज़मराइजेशन करेंगे इन बेसमर कन्वर्टर। तो आपने बेसमर कन्वर्टर बनाना है, उसमें आपने अपने मैट को डालना है जो कि था CO2S। और इस मैट को जब हम डालेंगे तो कंटेनर में O2 गैस इंटर होगी और ब्लिस्टर कॉपर निकल जाएगा। तो आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे कि CO2S रिएक्ट विद ऑक्सीजन और जो आप बैलेंस करेंगे तो 3/2 O2 हो जाएगी। उससे फिर हमारे पास बन जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो जो सल्फ़र डाइऑक्साइड होगी वो निकल जाएगी, यानी कि एक्सल्ट आउट हो जाएगी। और उसके बाद जो क्यूप्रस ऑक्साइड है वो अगेन जो बची हुई हमारे पास CO2S होगा उसके साथ रिएक्ट करेगी और कॉपर बनाएगी और सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाएगी। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड अगेन एक्सल्टेड आउट हो जाएगा। तो इससे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो अनफिट ब्लिस्टर कॉपर हमारे पास है 99% आ जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें 1% इम्प्योरिटी होगी जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए रिमूव करेंगे। तो ब्लिस्टर कॉपर की डेफिनेशन भी लिख लें आप अपने पास कि ड्यू टू द इजेक्शन ऑफ SO2 गैस ब्लिस्टर अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर, सो इट इज़ कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर। यानी कि जो भी इजेक्शन होती है SO2 गैस की, उससे हमारे पास ब्लिस्टर अपीयर हो जाते हैं, यानी कि दाना दाना हो जाता है। ब्लिस्टर बेसिकली हमारे पास जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उनको कहा जाता है। तो जब वो किसी भी सरफेस में आ जाते हैं तो इम्प्योरिटी होती है। तो अब हम उसको रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस वाला नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे जो है कि हमारे पास स्टेप 5 है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर, यानी कि ब्लिस्टर कॉपर हमारे पास 99% प्योर था जैसे कि मैंने आपको बताया। तो 1% इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम ये स्टेप कर रहे हैं, लास्ट स्टेप, यानी कि रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तो एक तरफ हमारे पास एनोड आ जाएगा और एक तरफ हमारे पास कैथोड आ जाएगा और ये बैटरी अटैच होगी 1.3 वोल्ट से। तो आप इसमें डाल देंगे CuSO4 और CuSO4 का जैसे ही सोल्यूशन हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में जाएगा तो ये आयनाइज हो जाएगा, CO+2 एक तरफ हो जाएगा और SO4-2 एक तरफ हो जाएगा। हमारे पास हम रखेंगे एनोड पे ब्लिस्टर कॉपर 99% और हम कैथोड पे रखेंगे प्योर कॉपर हमारे पास जो कि 100% प्योर है। तो जो CO+2 होगा वो प्लस में होगा तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी कि वो कैथोड की तरफ जाएगा। जब वो कैथोड की तरफ जाएगा तो वो प्योर कॉपर बन जाएगा और जो बाकी हमारे पास एनोड मड होगा, यानी कि इम्प्योरिटीज़ होंगी, वो नीचे सरफेस पे ही रह जाएंगी और जितना भी हमारे पास प्योर कॉपर होगा वो 100% के साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि वो कैथोड के साथ अटैच हो जाएगा क्योंकि वो खुद पॉजिटिव चार्ज रखता है तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जिसकी वजह से हमारे पास प्योर कॉपर आ जाएगा। जहाँ पे हम सेल रिएक्शन देख लेते हैं एट एनोड एट कैथोड दोनों की तरफ देख लेते हैं। एट एनोड जैसे कि आपको पता है एनोड में ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे CO जो है वो अपने जो है वो CO+2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स में हो जाएगा और एट कैथोड हमारे पास क्या होगा? रिडक्शन होगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे CO+2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये प्योर कॉपर हमारे पास 100% जो प्योर होगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो इन 5 स्टेप्स में हमने निकाला है कि मेटलर्जी ऑफ कॉपर किस तरह से हमने कॉपर पायराइड को यूज़ किया और इन 5th स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने अपना प्योर 100% कॉपर निकाल दिया। तो होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।